गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़े टाइम के लिए अपनी क्लासेस ऑफ थी, आरआरबी का एग्जाम चल रहा था, इसलिए अपनी क्लासेस क्या थी, थोड़ी ऑफ थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को। अब आईपीएस पीओ का एग्जाम आ चुका है 3 अक्टूबर को, आपको पता है आईपीएस पीओ का एग्जाम है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा अपने पास, तो इंग्लिश को अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। और एक चीज़ और बता दूं कि आईपीएस में सिलेक्शन लेना, आईपीएस पीओ का सिलेक्शन लेना इस बार ईजी है, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो आईपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम के बीच में रखा है उन्होंने। प्री का एग्ज़ाम हो चुका है आपका, ठीक है, पीओ का हो चुका है, आरआरबी पीओ का, क्लैरिकल के आपके हो चुके हैं एग्ज़ाम, एक शिफ्ट और बची है। ठीक है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम 18 अक्टूबर का आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है, तो उनके बीच में 3 अक्टूबर को आपका आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम है। इसलिए क्या यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, कंपटीशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो आरआरबी पे फोकस्ड होते हैं वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, और विदाउट इंग्लिश आप आईपीएस पीओ क्रैक नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या डाइवर्टेड है आईपीएस पीओ से। और दूसरे अगर अपने बात करें जो जिनका अपने हो चुका है एग्जाम आरआरबी पीओ का, तो वो अब थोड़ा मेंस की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो वो मेंस के लिए भी क्या करेंगे, आरआरबी पे ही फोकस्ड रहेंगे। तो इसके बीच में अपना आईपीएस पीओ का एग्जाम हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो आरआरबी पे फोकस्ड हैं वो इंग्लिश को वैसे ध्यान नहीं देंगे। इस चीज़ का अपने को क्या करना है, फ़ायदा उठाना है, तो अपने इजीली आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा इंग्लिश के लिए आप लोग अब सीरियस हो जाओ। ठीक है, तो आज जो अपने करेंगे वो द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं कि किस पे है आपका एडिटोरियल। मार्केट फेल्यूर, जो आपका एडिटोरियल वो मार्केट फेल्यूर पे है। ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स, मार्केट का जो फेल्यूर हो गया, विफलता हुई है, मतलब गड़बड़ हुई है मार्केट के अंदर। और जो आपका एडिटोरियल वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो आपका कृषि वाला जो क्षेत्र है उसके रिफॉर्म्स, सुधार वगैरह, उन पे आपका क्या है, जो सुधार वगैरह किए जाए, संशोधन वगैरह है, उसके ऊपर आपका एडिटोरियल रहेगा। मतलब इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है अपने लिए, क्योंकि अपना देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। शुरू करते हैं। यहाँ पे न्यू डील, नई जो डील है, समझौता है, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, नीड्स, उससे आवश्यक, रजनीज का सब्जेक्ट आपका क्या है, न्यू डील है। उस डील को आवश्यकता है किसकी, गुड रेगुलेटेड मार्केट्स अहेड ऑफ प्राइवेट कंपटीशन, मतलब अच्छे रेगुलेटेड, रेगुलेटेड का मतलब नियंत्रित फॉर्म में जो मार्केट्स हैं, अहेड ऑफ प्राइवेट कंपटीशन, जो प्राइवेट कंपटीशन चल रहा है उसके, उससे पहले एक रेगुलेटेड मार्केट की उसे आवश्यकता है। मतलब प्राइवेट कंपटीशन से पहले आपको ध्यान देना है अच्छे रेगुलेटेड मार्केट पे, ये बात यहाँ पे आई है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडिटोरियल को पढ़ना। तो स्टार्ट करें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट स्लाइड की बात करें तो द एम्बिशियस इनिशिएटिव, एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षा वाला, मतलब जो अपने बात कोई उद्देश्य लेकर अपने चलते हैं, अपनी कोई महत्वाकांक्षा होती है कुछ करने की, उस टाइप का जो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब जो स्टार्टिंग है, वो मतलब शुरुआत है ऑफ किसकी, ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, किसकी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। वही अपना स्कैनिंग टेक्निक रहेगी, अपने डिटेल से पढ़ेंगे इसको, हर एक वर्किंग यहाँ पे सीखेंगे इंग्लिश की। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, देखो सारा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बात पड़ी सही है बिल्कुल, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई कि नरेंद्र मोदी तो नाम है, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री का नाम है, तो उसके आगे द कैसे लग सकता है, तो नरेंद्र मोदी के आगे द कैसे आ गया, ये चीज़ अपने को कंफ्यूज कर रही है, एरर में आ जाता हो तो अपने इसको गलत करते या नहीं करते, ये चीज़ अपने को देखनी है। तो यहाँ पे एक बात करें तो ये जो द है वो किसके लिए यूज है, तो नरेंद्र मोदी नेम है और आगे क्या, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी नाउन है, तो नरेंद्र मोदी क्या करेगा, आगे पास कर देगा क्या, इस बर्डन को, द का और जो ऑफ का बर्डन है, इसका मतलब रियल में बात हो रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। नरेंद्र मोदी जी नहीं दिखेंगे आपको, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट दिखेगी। इसका मतलब नरेंद्र मोदी यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का क्या है, कौन सी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का नाम है, तो द नरेंद्र मोदी के लिए यूज नहीं हुआ, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है। द यूज होना चाहेगा नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन वो आगे पास कर देगा नरेंद्र मोदी जो नेम है, क्योंकि नाउन क्या करती है, बर्डन को पास करती है, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करें टू ब्रिंग। अब यहाँ पे टू की अपनी वर्किंग देखें तो टू की कितनी वर्किंग होती है, टू की दो वर्किंग होती है। एक तो आपका टू होता है वो प्रीपोजिशन को बताता है, और दूसरा टू की जो वर्किंग होती है वो क्या करता है, मॉडल की फॉर्म में होता है। अगर वो आगे कोई एक्शन को कनेक्ट कर रहे हो तो एज ए मॉडल होगा, और अगर आप डायरेक्शन को बता रहे हो तो आपका टू एज ए प्रीपोजिशन होगा। तो टू ब्रिंग है, V1 है, एक्शन है, इसका मतलब एज ए मॉडल है, पर्पज को बता रहे हैं, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट फार रीचिंग रिफॉर्म। कैसा रिफॉर्म, फार रीचिंग मतलब व्यापक, बहुत दूर तक फैला हुआ, ऐसा फार दूर तक रीच करने वाला रिफॉर्म। तो रिफॉर्म कैसा है, फार रीचिंग। आईएनजी दिखते ही आपको क्या दिखेगा, चार वर्किंग दिखेगी, मैन, एक्शन, एडजेक्टिव, क्लोज एंड जेरेंड आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अपने बात करें रिफॉर्म कैसा है,
कैसा है, फार रीचिंग टाइप का है, दूर तक पहुंचने वाला है। मतलब कैसा है, क्वालिटी, मतलब क्या निकला, एडजेक्टिव होगा आपका। टू ब्रिंग अबाउट, लाने के लिए क्या, फार रीचिंग रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, किसमें, एग्रीकल्चर में। हैज रन इनटू, वो रन इनटू मतलब उसमें दौड़ चुका है, मतलब उसमें जा चुका है, इनटू किसमें, सीवियर वेदर। सीवियर का मतलब जो सीरियस, जो आपका क्या है, वेदर है, मतलब जो मौसम है, मतलब क्या है, गड़बड़ में जा चुका है। हैज का सब्जेक्ट ढूंढने चलेंगे अपने, कि हैज का सब्जेक्ट क्या, ढूंढने का तरीका वही है, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट देना है। ठीक है, तो यहां से अपने ढूंढना स्टार्ट करते हैं इसका हैज का सब्जेक्ट। तो आपको क्या है, आपको पता है कोई भी सेंटेंस हो उसको फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, तो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर के पास गए, उससे पूछा कि भाई सब्जेक्ट बनेगा क्या, तो एग्रीकल्चर ने बोला कि मुझे तो इन ले गया, उसको तो इन खा गया। फार रीचिंग रिफॉर्म को क्या, अबाउट ले गया, ब्रिंग अबाउट का तीर लग गया। ठीक है, उसके बाद में मतलब नाउन नहीं होगा कोई सब्जेक्ट, मोदी गवर्नमेंट है उसको ऑफ खा गया, तो एम्बिशियस इनिशिएटिव यहाँ पे बचा। तो जो इनिशिएटिव है वो क्या कर चुका है, सीवियर वेदर में रन कर चुका है, मतलब प्रॉब्लम में जा चुका है। ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का था, क्या, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म, सुधार लाने का जो एम्बिशियस इनिशिएटिव था, वो किस में जा चुका है, सीवियर वेदर मतलब प्रॉब्लम में जा चुका है। मैनली ओवर, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। मैनली, अगर मैन फॉर्म में बात करें, मैन तरीके से बात करें, अपने सबसे इंपॉर्टेंट वे में बात करें, मैनली ओवर फियर्स, मतलब किसको कवर करते हुए, फियर्स को कवर करते हुए। तो यहां से अपने देखें तो ये बोला है कि रन इनटू सीवियर वेदर, रन इनटू सीवियर वेदर मैनली ओवर फियर्स, मतलब सीवियर वेदर में रन किया, किसको कवर करते हुए, फियर्स, डर को कवर करते हुए। तो यहां पे बोलोगे सर कि फियर क्यों नहीं आया, डर फियर होता है, तो फियर्स प्लूरल कैसे हो जाएगा। तो ये डर का मतलब अलग अलग वे में, जैसे डर है मतलब हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए एमएसपी का हो गया, या फिर मान लीजिए टैक्स रिकवर नहीं होगा, बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको बता रहा है आपका फियर्स। दैट की तरह पढ़ेंगे, दैट की 3 वर्किंग की जो वह फर्स्ट वर्किंग की पढ़ेंगे, दैट की द फ्री मार्केट फिलोसफी, जो फ्री मार्केट की जो फिलोसफी है, फ्री मार्केट मतलब फ्री फॉर्म में मार्केट चलना। फ्री मार्केट का मतलब क्या है, आप आराम से चीजें बेच सकते हो विदाउट किसी टैक्स के, उसको फ्री मार्केट बोलते हैं। फिलोसफी का मतलब जो धारणा है, एट इट्स कोर, किस पे, इसकी कोर पर मतलब इसके मुख्य भाग की फॉर्म में। कुड स्पेल, वो स्पेल कर सकता है, स्पेल का मतलब बताना, संकेत देना, संकेत दे सकता है, सिग्नल दे सकता है, किसको, द एंड ऑफ एमएसपीज। एमएसपीज जो है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके एंड को सिग्नल दे सकता है, उसका सिग्नल दे सकता है। फॉर किसके लिए, फॉर प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस आपका V1 भी होता है, कि प्रोड्यूसर V1 है, फोर के बाद सर्वाइव कैसे करेगा, तो प्रोड्यूस आपका नाउन भी होता है, जिसका मतलब होता है उत्पाद। तो उत्पाद की बात करें, उत्पाद की, दैट हैज सो फार, जो अब तक बीन सेंट्रली, जो अब तक क्या है, सेंट्रल फॉर्म में, केंद्रीय फॉर्म में, प्रोक्योर्ड का मतलब क्या है, लिया गया, अपने रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया, बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको प्राप्त किया गया। तो दैट यहाँ पे देखें, दूसरी बार अपने देखें तो हैज है, हैज का मतलब डज हैव है, तो डज अपना सब्जेक्ट मांगेगा, तो दैट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करेगा, तो जो बना देगा, तो यहाँ पे दैट आपका क्या रहेगा, जो बन जाए। की में तो क्या होता है, कनेक्टर होता है, मतलब कोई अदर बात चली जाती है, कोई डेफिनेशन वगैरह चली जाती है। जो में क्या होता है, वो सब्जेक्ट बनता है, और वह में क्या करता है, कोई नाउन के लिए इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की डिमांड है, तो दैट जो की तरह वर्क करेगा, और किसके लिए यूज है, प्रोड्यूस के लिए यूज है। उत्पाद जो कि क्या है, सेंट्रल फॉर्म में गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, मतलब जो जितने भी उत्पाद हैं, कृषि के जो उत्पाद हैं, वो सेंट्रल फॉर्म में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसको क्या किया जाता है, लिया जाता है। ये बात इसने बोली है। और यहाँ पे अपने बात करें, कुड का सब्जेक्ट ढूंढें, तो कुड का सब्जेक्ट आपको मिलेगा फ्री मार्केट फिलोसफी, क्योंकि दैट की तरह वर्क कर रहा है। तो इतना बड़ा सेंटेंस था आपका। तो कुल मिलाकर बात क्या बनी, बैक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे, दोबारा से एक बार इसको रफ कर लेते हैं, रफ करके दोबारा से देखते हैं इसको। तो क्या देखें यहाँ से, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसीव किए जाते हैं, सेंट्रल फॉर्म में रिसीव किए जा चुके जो प्रोड्यूस हैं, उन प्रोड्यूस के लिए जो एमएसपी है, उसकी जो एंड को कर सकता है, जो फ्री मार्केट फिलोसफी है, वो उसके एमएसपी के एंड को सिग्नल दे सकता है। मतलब अगर फ्री मार्केट की फिलोसफी लेकर आते हैं, तो हो सकता है एमएसपी में गड़बड़ हो जाए। मतलब फ्री का मतलब आप अपने आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट इसमें अब रोल प्ले नहीं करेगी। तो इससे क्या हो सकता है, एमएसपी, क्यों गवर्नमेंट एमएसपी रखती है। अब जितने भी मान लीजिए जो खरीदने वाले हैं, खरीदार है, हो सकता है वो एमएसपी ना रखे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना रखे, कि कई बार डिमांड ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो वो हो सकता है कि मिनिमम प्राइस कम भी कर सकते हैं। तो उसको खतरा है, ये बात इसने बोली है। तो ये फियर्स है। फियर्स क्या है, कि फ्री मार्केट से क्या हो सकता है। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है रिफॉर्म लाने का, कोई सुधार, कैसा सुधार, कि
फ्री मार्केट बना देते हैं। ये सुधार लाने का जो एम्बिशियस इनिशिएटिव है वो वेदर सीवियर वेदर में जा चुका, मतलब प्रॉब्लम में जा चुका है। मेनली किस बात से, उन फियर्स को कवर करते हुए कि अगर फ्री मार्केट कर देते हैं कि आप अपने आप अपनी फसल बेचो, गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करेगी, तो इससे हो सकता है कि एमएसपी खराब हो जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है हो सकता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को ना मिले। इस तरीके से वो क्या हो गया, उनका जो इनिशिएटिव है सुधार करने का, फ्री मार्केट बनाने का, वो सीवियर वेदर में जा चुका है। पूरी बात का मतलब ये निकला है, समझ में आया। आगे बात करें, एन अलाइड पार्टीज मिनिस्टर। अलाइड का मतलब जो मित्र होता है, जो गठबंधन में जुड़ा होता है, तो गठबंधन वाली जो पार्टी मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल, जो अकाली दल से बिलोंग करती है, हैज़ रिजाइंड, वो रिजाइन कर चुकी हैं। हैज़ का सब्जेक्ट हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, या फिर एन अलाइड पार्टीज मिनिस्टर, ये दोनों इसके सब्जेक्ट है। बस वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे मिस्टर क्लार्क द सीईओ वाली अपने बात हमेशा करते हैं, वही वाला केस है, ठीक है। हैज़ रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, उसने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना, विरोध में उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर चुकी है। एंड और बात आई है दूसरी, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पुश बैक, एक बहुत तगड़े वाला पुश बैक का मतलब विरोध है फ्रॉम फार्मर्स, किससे, फार्मर्स की तरफ से एक विरोध आ रहा है अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ, 3 बिल्स, 3 बिल्स जो विधेयक हैं उनके खिलाफ, ठीक है, विधायक नहीं विधेयक बोल रहा हूं मैं, विधेयक, ठीक है, जो विल वगैरह होते हैं, दैट सीक, जो सीक करते हैं, जो मांग करते हैं, टू रिप्लेस करने की ऑर्डिनेंसेज इश्यूड इन जून, जून में जो ऑर्डिनेंसेज इशू किए गए, ऑर्डिनेंसेस का मतलब क्या है आपका, जो अपने बात करें जो अध्यादेश वगैरह है उनको क्या करने का, रिप्लेस करने का, जो सीख करते हैं, मांग करते हैं, मतलब वो उनकी मतलब वो है इसीलिए, ठीक है, उनकी मांग यही है, मतलब उन्हें ये जो दैट सीक है, तो ये डू सीक है, डू सीक का सब्जेक्ट बनेगा दैट, जो की तरफ वर्क करेगा, और किसके लिए, बिल्स के लिए यूज हुआ है, बिल्स जो रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्डिनेंसेस को। अब इश्यूड को यहाँ पे अपने V2 की फॉर्म में लेंगे, पहले अपने ने क्या किया, इसको V2 की फॉर्म में लिया इशूड को, तो V2 की फॉर्म में लेंगे तो इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलेंगे। तो यहाँ पे अगर अपने सब्जेक्ट की बात करें इशूड का, तो ऑर्डिनेंसेस की बात करें तो उसको कौन खा गया, रिप्लेस का तीर लग चुका है, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस को क्या हो गया, रिप्लेस का तीर लग गया, तो इसका मतलब ऑर्डिनेंसेस, तो इसका सब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। उसके बाद अपने बात करें दैट की, दैट सीक के साथ चला गया, बिल से उनको कौन खा गया, अगेंस्ट ले गया, फार्मर्स को फ्रॉम का तीर, फ्रॉम खा गया, ठीक है, पुश बैक है वो इज के साथ चला गया, देयर इज के साथ चला ही गया, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात करें आगे, प्रोटेस्ट है वो इनके साथ चला गया, रिजाइंड, हैज़ वगैरह चली गई, हरसिमरत कौर बादल और जो अनाइड मिनिस्टर की फॉर्म में बात हुई है वो क्या चला गया आपका, हैज़ के साथ चला गया। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ से कि ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन सकता, कि इशूड V2 यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इशूड V2 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या निकला कि इशूड यहाँ पे V2 नहीं है, V2 की फॉर्म में इसकी जो वर्किंग है वो क्या है आपकी, गलत हो जाएगी। तो V2 की फॉर्म में इसकी वर्किंग गलत होगी, इसका मतलब ये क्या हो सकता है आपका, V3 हो सकता है, मिल गया। तो इसका मतलब इश्यूड क्या है, V3 है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ईडी क्लोजर, किसका, ऑर्डिनेंसेस का, मतलब जो जून में इशू किए गए जो ऑर्डिनेंसेस हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करना जो चाहता था, जो बिल वगैरह रिप्लेस करने के लिए जो बिल थे, उन बिल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पुशबैक, विरोध आया किसका, किसानों की तरफ से, ठीक है, ऑन की एस्पेक्ट्स, किस पे, की एस्पेक्ट्स जो है, की का मतलब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पहलू हैं ऑफ द फार्म इकोनॉमी ट्रेड, किसकी, फार्म इकोनॉमी ट्रेड की, जो खेती से रिलेटेड जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसकी ट्रेड जो व्यापार है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ऑन का रिफ्लेक्शन क्या होगा कि की एस्पेक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स पहलू हैं, एस्पेक्ट्स यानी जो पहलू हैं उनके ऊपर कुछ आया, तो क्या आया है उनके ऊपर, पुशबैक आया है ना, विरोध आया है, बिल्कुल सही है, उसके ऊपर किया, तो पुशबैक से आपका डायरेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेगा। ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी आपकी, एग्रीकल्चर का मतलब जो कृषि से रिलेटेड कमोडिटीज, मतलब जो सामग्री वगैरह, जो वस्तुएं वगैरह हैं उनके ऊपर बात हुई है। प्राइस एश्योरेंस, और क्या है किसमें, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ट्रेड, ठीक है, उसमें प्राइस एश्योरेंस में जो प्राइस की गारंटी है कि एमएसपी देना है। फार्म सर्विसेज, जो फार्म सर्विसेज है, किस खेती से रिलेटेड जो सर्विस है उनके अंदर इंक्लूडिंग, जो इंक्लूड करती है, इंक्लूड करते हुए इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें क्या हुआ, सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, आईएनजी क्लोज हो गया, कि जो सर्विसेज है इंक्लूड करती हुई इसका मतलब क्या, आईएनजी क्लोज हो गया। इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो आपके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, मतलब एक टाइप से एग्रीमेंट वगैरह जो हुए हैं वो। एंड स्टॉक लिमिट्स, और जो कि क्या है, स्टॉक लिमिट्स है, स्टॉक लिमिट्स की अपने बात करें, स्टॉक की जो लिमिट है, मतलब कितना भंडारण करना है, कितनी चीज़ों को भंडारित रखना है। फॉर इसेंशियल कमोडिटीज़, किसके लिए, जो जरूरी कमोडिटी चीज़ें हैं उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा
कि फार्म सर्विसेज हैं वो इंक्लूड करती है, कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड करती है और स्टॉक लिमिट को इंक्लूड करती है क्या? तो स्टॉक लिमिट को क्या नहीं करती है आपकी फार्म सर्विसेज नहीं इंक्लूड करती, कि वो तो ट्रांसपोर्ट वगैरह को इंक्लूड करती है। स्टॉक लिमिट तो डायरेक्ट ही आपका फार्म की कोई सर्विस नहीं है। तो ये आपका एंड का रिफ्लेक्शन यहाँ से इन से जाएगा आपका, इनके बाद से। तो क्या होगा, ट्रेड है किसमें, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में, प्राइस एश्योरेंस में, फार्म सर्विसेज में जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं, और स्टॉक लिमिट्स में इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, उनमें जो ट्रेड है, इकोनॉमी ट्रेड है, ठीक है, फार्म इकोनॉमी ट्रेड है, उसके जो की एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, पुश बैक किया है, विरोध किया है। तो कुल मिलाकर पूरा सेंटेंस बना, बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो बात क्या आई कि अलाइड जो पार्टीज, जो मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल है, उसने रिजाइन कर दिया, और जो एक बहुत तगड़ा फार्मर से भी क्या है, एक पुश बैक आया, मतलब अपोज आया है किस पर, जो फार्म इकोनॉमी के जो की एस्पेक्ट्स, जो पहलू है, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, पुश बैक किया है। किसके खिलाफ? 3 बिल के खिलाफ। बिल कौन से? जो क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस को क्या कर रहे हैं, जो इशू हुआ था कब, जून में इशू हुआ था, उस ऑर्डिनेंस को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसको रिप्लेस करने के लिए जो बिल आए। ये पूरी बात यहाँ पे हुई है। तो यहाँ जो देर वाला जो एंड है, इसका रिफ्लेक्शन अपने देखें तो स्टार्ट से होगा कि हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन किया, और जो किसान वगैरह हैं उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो ये पूरी बात यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, इतना समझ में क्लियर आप लोगों ने? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आगे पढ़ते हैं। द ओपोजिशन टू द बिल्स, जो बिल्स की तरफ जो ओपोजिशन है, मतलब जो विरोध है, जो बिल वगैरह जो पारित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड, अगर पर्टिकुलर विशेष तौर पे बात करें किस पे, ट्रेड पे, जो व्यापार है उस पे, फ्लोज फ्रॉम द पोजीशन, वो पोजीशन से फ्लो करते हैं। कौन सी पोजीशन से ये पता नहीं है, लेकिन फ्लो करते हैं। फ्लो का मतलब वहाँ से निकल के आते हैं। अपने बात करें तो डज फ्लो का सब्जेक्ट अपने बात करें तो डज फ्लो का सब्जेक्ट क्या होगा, ट्रेड को ऑन खा गया, बिल्स को टू खा गया, ऑपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल्स का जो ऑपोजिशन है, जो विरोध है, वो फ्लो करता है कहाँ से, उस पोजीशन से फ्लो करता है, आर्टिकुलेटेड बाय पंजाब, जो कि क्या है, पंजाब के द्वारा आर्टिकुलेटेड है, मतलब पंजाब के द्वारा जो क्या की गई है, स्पष्ट किया गया। तो आर्टिकुलेटेड यहाँ पे इडिक्लोज हो जाएगा उस पोजीशन के लिए, कि मतलब क्या हुआ, जो ओपोजिशन है बिल्स का, जो विरोध है, वो कहाँ से निकल के आता है, वो उस पोजीशन से फ्लो करता है, वहाँ से निकलता है, जो कि क्या है, पंजाब के द्वारा स्पष्ट की गई है। दैट की कितना पढ़ेंगे एक बार, एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स की, जो एग्रीकल्चर और जो मार्केट्स है, जो कृषि और जो मार्केट्स हैं, आर स्टेट सब्जेक्ट्स, वो की क्या है, स्टेट सब्जेक्ट्स है। मतलब पोजीशन को डिफाइन किया है कि उस स्थिति से क्या होते हैं आपके, निकलता है विरोध, कौन सी, जो कि पंजाब के द्वारा स्पष्ट की गई है, उस स्थिति से। कौन सी स्थिति? कि एग्रीकल्चर और जो मार्केट्स हैं वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो राज्य संबंधित सब्जेक्ट होते हैं, राज्य की विषय वस्तु होती है, राज्य से रिलेटेड होते हैं, राज्य संबंधित होते हैं, सेंटर से संबंधित नहीं होते। इस तरीके से यहाँ पे बात आई है। एंड देयर शुड बी नो टिंकरिंग, और कोई भी टिंकरिंग नहीं होनी चाहिए। टिंकरिंग का मतलब क्या हो गया, टिंकर का मतलब टिंगर नहीं है। ये टिंगर आप जानते हो क्या होता है, टिंगर, तो टिंगर नहीं है। टिंकर का मतलब होता है मरम्मत करना, फिक्स करना, कि कोई भी फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए विद द MSP एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज APMC, मतलब इसके साथ में कोई टिंकरिंग यानी छेड़खानी, यहाँ पे अपने बात करें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए उसके साथ। ये बात इसने बोली है। दैट फॉर्म, जो फॉर्म करता है, फॉर्म यहाँ पे V1 है, दैट फॉर्म, डू फॉर्म, दैट सब्जेक्ट, मतलब जो की तरह वर्क कर रहा है, दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ, जो कि क्या है, रीढ़ की हड्डी तैयार करता है, ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स। जो एग्जिस्टिंग का मतलब जो एग्जिस्ट करने वाले, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, अस्तित्व में हैं, उन ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स का, ट्रेडिंग का मतलब जो व्यापार से रिलेटेड है आपके अरेंजमेंट्स, व्यवस्था है, उसकी बैकबोन को निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये बात इसने बोली। एग्जिस्टिंग देखती है आपके माइंड में 4 वर्किंग, ING, अपनी बात करें मैन एक्शन, ING के आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्टिव एडजेक्टिव यानी ING एडजेक्टिव, ING क्लोज एंड आपका जेरंड। मैन एक्शन होगा नहीं क्योंकि ऑफ के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, ING क्लोज भी नहीं होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्शन होता है, वो भी एक्शन आपका ऑफ के बाद सर्वाइव नहीं करेगा। 2 चांस बनते हैं, जेरंड और क्या आपका एडजेक्टिव का बनता है। जेरंड तब होगा जब आप एग्जिस्टिंग का तीर छोड़ो, मतलब जेरंड एक्शन की फॉर्म में नाउन होता है, मतलब तीर छोड़ेगा। तो क्या ट्रेडिंग अरेंजमेंट को एग्जिस्ट थोड़ी कर रहे हैं अपने, ट्रेडिंग अरेंजमेंट को एग्जिस्ट नहीं करे, ट्रेडिंग एडजस्टमेंट जो अरेंजमेंट्स आपके वो ऑलरेडी खुद से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कैसे हैं? एग्जिस्ट करने वाले। कैसे हैं? एग्जिस्टिंग फॉर्म में हैं। इसका मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स इसका एडजेक्टिव। तो ये आपका ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स का क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा एग्जिस्टिंग। मतलब जो एग्जिस्ट करने वाले जो ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं उनकी जो बैकबोन को फॉर्म करते हैं कौन? एमएसपी और जो एपीएमसी, उनके साथ कोई भी टेंकरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़खानी या फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। समझ में आया? पूरा सेंटेंस बहुत बड़ा सेंटेंस है। पूरे सेंटेंस को अगर अपने दोबारा से चेक करें तो क्या बोल रहा है कि जो ओपोजिशन है बिल की तरफ, पर्टिकुलरली अगर ट्रेड की बात करें, अपने व्यापार की बात करें, अगर और बातें ना करो, बिल जो आपका व्यापार से रिलेटेड उसकी बात करें, उसका जो ओपोजिशन है वो फ्लो करता है कहाँ से? पोजीशन से फ्लो करता है। कौन सी पोजीशन? जो पंजाब के द्वारा आर्टिकुलेट की गई है, मतलब स्पष्ट की गई है। और पोजीशन क्या है कि एग्रीकल्चर और जो मार्केट्स हैं वो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। मतलब क्या? वो स्टेट के सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, ऐसे कुछ बोला है। और क्या होना चाहिए? कोई भी टिंकरिंग, छेड़खानी वगैरह, फिक्सिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो स्टार्ट से जाएगा। क्या बोल रहा है? स्टार्ट से क्या बोलेगा कि ओपोजिशन है वो कहाँ से? उस पोजीशन से निकल के आया कि ये स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। और जो दूसरी बात ये है कि कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। एमएसपी जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एग्रीकल्चर का, और जो एपीएमसी जो कमिटीज़ हैं उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जो कि एपीएमसी कमिटीज़ वगैरह जो क्या करती है? फॉर्म करती है, किसको तैयार करती है? एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट है उसके बैकबोन को तैयार करती है। रीढ़ की हड्डी है, मतलब पूरा का पूरा उन्हीं पे डिपेंड है पूरा का पूरा अरेंजमेंट। उनके साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। आगे अपने बात करें सेवरल स्टेट्स, कुछ स्टेट्स की बात करें, हैव ऑलरेडी लिबरलाइज्ड। हैव का सब्जेक्ट सेवरल स्टेट्स, प्लूरल हैव आएगा, बिल्कुल सही है। ऑलरेडी पहले से लिबरलाइज्ड हो चुके हैं, मतलब उदार हो चुके हैं। उदार का मतलब अपने बात करें तो एक टाइप से फ्रीडम दे चुके हैं, मतलब अपने रेस्ट्रिक्शन वगैरह कम कर देना। तो उदार हो चुके हैं। लिबरलाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, लिबरलाइज कर चुके हैं किसके? एग्रीकल्चरल जो मार्केटिंग है उसको, जो व्यापार वगैरह है इसका एग्रीकल्चर का, उसको मतलब टैक्स वगैरह कम कर चुके हैं। अमेंडिंग क्या करते हुए? अमेंड करते हुए। अब यहाँ पे 4 वर्किंग आएगी आपका, मैन एक्शन होगा नहीं, इससे पहले कोई मॉडल नहीं है। आगे देखेंगे अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन होगा आगे। अमेंडिंग देयर एपीएमसी एक्ट्स, एपीएमसी एक्ट्स को संशोधित करते हुए। तो करने का तीर लग रहा है, तीर लग रहा है, इसका मतलब जेरेंड क्लोज दो ही चीज हो सकती है। मतलब एक्शन की फॉर्म में वर्क कर रहा है, एक्शन की फॉर्म में वर्क करेगा, दो ही चीज हो सकती है, जेरेंड या क्लोज। मैन एक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि एक्शन की फॉर्म में मैन एक्शन भी वर्क करता है, लेकिन उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका आगे मॉडल वगैरह होना चाहिए। तो मॉडल यहाँ पे है नहीं, दो ही वर्किंग बचती है। एडजेक्टिव तो तब होता कि ऐसा कैसा, लेकिन अमेंडिंग बाद में। यहाँ पे एक्ट्स की बात करें, अमेंडिंग टाइप के एक्ट्स हो सकता है, लेकिन देर लग गया, मतलब उसको सेपरेट कर दिया, मतलब यहाँ एडजेक्टिव नहीं होगा। तो अमेंडिंग का मतलब संशोधित कर दे रहे हैं किसको? एक्ट्स को, अमेंडिंग। तो यहाँ पे अपने बात करें, कुछ स्टेट्स क्या है वो मार्केटिंग को लिबरलाइज कर चुके हैं, मतलब थोड़ी छूट दे चुके हैं। क्या करते हुए? संशोधन करते हुए। तो ये जो चीज़ है अमेंडिंग, पहले आप क्लोज को चेक करो कि जो स्टेट्स है अमेंडिंग, वो उनका एक्शन है क्या? स्टेट्स क्या करते हुए? संशोधन करते हुए, एक्ट्स में संशोधन करते हुए, एक्ट्स को संशोधित करते हुए लिबरलाइज कर चुके, मतलब छूट दे चुके हैं। तो बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा एक्शन है, मतलब आईएनजी क्लोज है। एंड सम हैव अलाउड, और कुछ अलाउ कर चुके हैं, मंजूरी दे चुके हैं। रेगुलेटेड प्राइवेट कॉमर्स, रेगुलेटेड जो कंट्रोल्ड, जो नियंत्रित प्राइवेट कॉमर्स है, वाणिज्य है, इंक्लूडिंग, इंक्लूड करते हुए किसको? डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग को भी इंक्लूड करते हुए वो उनको अलाउ कर चुके हैं। तो सम किसके लिए यूज हुआ है? तो कुछ स्टेट्स, कई स्टेट्स तो क्या कर चुके हैं? लिबरलाइज कर चुके हैं। और कुछ जो स्टेट्स हैं, तो सम आपका स्टेट्स के लिए यूज हुआ है, वो अलाउ कर चुके हैं प्राइवेट कॉमर्स को, जो प्राइवेट रेगुलेट कंट्रोल्ड फॉर्म में जो प्राइवेट कॉमर्स है उसको, इंक्लूडिंग डायरेक्ट मार्केटिंग को इंक्लूड करते हो। प्राइवेट कॉमर्स में डायरेक्ट मार्केटिंग को भी वो लेकर हैं, वो चीज़ वो अलाउ कर चुके हैं। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि अपने पहले वाला फुल डिटेल से, नेक्स्ट वाला फिर थोड़ी ज़्यादा स्पीड लेते हैं, और अब की बार उससे भी ज़्यादा स्पीड, क्योंकि साथ में स्पीड भी तो बढ़ानी है ना अपने, वो स्पीड में कैसे पढ़ते हैं वो भी चीज़ मैं सिखाऊंगा। अगर इंपॉर्टेंट वर्किंग होगी तो मैं वहाँ डिटेल से करवा दूंगा। तो स्पीड में लेते हैं इसको थोड़ा। अब स्पीड में बताऊंगा, डायरेक्ट वर्किंग बताऊंगा आपको। यट, अभी भी, यट का मतलब अभी तक, ठीक है। प्रोविजंस, जो प्रोविजंस है आपके, प्रोविजंस का मतलब जो प्रावधान वगैरह है या रूल्स वगैरह हैं इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड, इसमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड में, ठीक है। तो प्रोविजंस इन द पार्क, इससे बोले अपने, प्रोविजंस इन द पार्क, बॉय इन द पार्क, बॉयज इन द पार्क। बॉयज इन द पार्क का मतलब क्या है? पार्क में जो बॉयज है उनकी बात कर रहा है, इसका मतलब बात हो रही है उन बॉयज की। तो बॉयज कहीं से सेटिस्फाई नहीं है, उनको किसी ने खाया नहीं है, तो वो आगे जाकर सेंटेंस मांगेंगे। तो प्रोविजंस यहाँ पे फ्री पड़े हैं कि जो आपका ट्रेड है उसमें जो प्रोविजंस हैं, क्या करूँ प्रोविजंस का, इसका मतलब प्रोविजंस आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो आगे इसके लिए सेंटेंस मिल जाएगा, डायरेक्ट अपने देख लिया। एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये बिल का नाम है।
तो ये जो आपका जो बड़ा सा बिल है 2020 वाला, उसमें जो प्रोविजंस है प्रोवाइड करते हुए, प्रदान करते हुए किसी के लिए, किसके लिए, अनफेटेड का मतलब बंधन मुक्त, जिस पे कोई बंधन ना लगा हो, कोई बाइंडिंग ना हो, कोई लिमिट ना लगी हो, अनफेटेड कॉमर्स इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एरियाज। डेजिग्नेटेड का मतलब जो निर्देशित ट्रेड एरिया की कहाँ कहाँ पे आप ट्रेड व्यापार कर सकते हो, उन एरियाज में जो अनफेटेड अबाधित जो आपकी कॉमर्स है उसके लिए प्रोवाइड करते हुए। तो यहाँ पे आईएनजी क्लोज हो जाएगा अपने आप, प्रोविजंस का, प्रोविजंस जो क्या प्रदान करते हुए, कोई छूट वगैरह प्रदान करते हुए, पता नहीं क्या करेंगे, अभी भी वो आपके सेटिस्फाई नहीं हो तो सेंटेंस आगे बचा हुआ है। एरियाज आउटसाइड एपीएमसी ज्यूरिसडिक्शंस, जो कि क्या है, आउटसाइड है, एपीएमसी जो कमेटी है उसके ज्यूरिसडिक्शन, न्याय क्षेत्र से जो बाहर के जो एरियाज है उनके अंदर जो आपको व्यापार करना है उसके लिए, अनफेटेड व्यापार के लिए वो कुछ बोल रहे हैं। विदाउट, बिना किसके, लेवी ऑन एनी फी। लेवी का मतलब उगाई करना किसी चीज़ से, मतलब टैक्स वगैरह वसूल करना, वसूली के, एनी फी बिना कोई फीस के वसूली के, मतलब कोई टैक्स नहीं लगना। एंड मोर जनरली, और ज़्यादा जनरल वे में बात करें, अभी भी उसको सेंटेंस नहीं मिला है, एंड मोर जनरली, और ज़्यादा जनरल वे में बात करें, सामान्य तौर पे बात करें, एम्पावर करते हुए, मतलब मजबूत बनाते हुए, एम्पावरिंग द सेंटर को पावर देते हुए, टू इशू, क्या करने के लिए, इशू करने के लिए। इशू आपका नाउन भी होता है, एक्शन भी होता है, देख लेंगे आगे क्या है। इशू ऑर्डर्स, अब इशू के बाद में डायरेक्ट ऑर्डर्स है, इशू टाइप के ऑर्डर तो है नहीं, इसका मतलब क्या, ऑर्डर को ही इशू करना है। ऑर्डर को इशू करना मतलब इशू करना है, मतलब एक्शन चलेगा, तीर चलेगा ऑर्डर पे, इसका मतलब इशू यहाँ पे एक्शन है, टू ए से मॉडल हो जाएगा। टू इशू ऑर्डर्स टू स्टेट्स, किसकी तरफ, स्टेट की तरफ। अब यहाँ पे टू के बाद में कोई, दूसरे वाले के बाद में कोई एक्शन है नहीं, तो ये स्टेट की तरफ डायरेक्शन को बता रहे, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन किसमें, फर्दरेंस का मतलब क्या होता है आपका, अपने बात करें तो प्रोत्साहन, ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ द लॉज ऑब्जेक्टिव्स, लॉ के ऑब्जेक्टिव्स का जो प्रोत्साहन है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को समझ में नहीं है, बहुत बड़ा सेंटेंस चला गया, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो, बहुत बड़ा सेंटेंस है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो दोबारा से देखें कि लॉ के जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं उसका जो प्रोत्साहन है, उस प्रोत्साहन में स्टेट्स की तरफ ऑर्डर्स को इशू करने के लिए सेंटर को एम्पावर कर रहा है। कोई, कौन एम्पावर कर रहा है, पावर कौन दे रहा है, वो प्रोविजन पावर दे रहा है। तो प्रोविजन का एक्शन हो गया ना, तो प्रोविजन का एक्शन हो गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा एक्शन मतलब आईएनजी क्लोज, ऐसे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। आगे पढ़े, हैव अलार्म्ड स्टेट्स, उसने जो स्टेट्स है, राज्य उनको क्या कर दिया, अलार्म कर दिया, सचेत कर दिया, जागरूक बना दिया है। हैव का सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्रोविजंस होगा, क्योंकि अपना वो फ्री बचा हुआ था और सारे के सारे अब तक अपने पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे के सारे अपने आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर भी डाउट है तो एक बार हैव का सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। लॉज ऑब्जेक्टिव को अपने सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, तो एक बार रफ करके फिर देखते हैं। अपने को ढूंढना है हैव का सब्जेक्ट, बैक चलते हैं, ऑब्जेक्टिव के पास जाएंगे, इससे पूछा कि सब्जेक्ट बनेगा क्या, तो लॉज ऑब्जेक्टिव, उसने बोला भाई कैसे बनूं, ऑफ खा गया, मैं तो ऑफ के साथ चला गया, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। फर्दरेंस को इन खा गया, स्टेट्स को टू का तीर लग गया, ऑर्डर्स को इशू का तीर लग गया, टू इशू चला ही गया साथ में, सेंटर को एम्पावरिंग का तीर लग गया, ठीक है। एम्पावरिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोविजंस की है ही, मोर जनरली वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपकी। फी को ऑफ खा गया, लेवी विदाउट के साथ चला गया, ज्यूरिडिक्शन को आउटसाइड ले गया, एरियाज को इन खा गया, डेजिग्नेटेड एरियाज को इज खा गया, अनफेटेड कॉमर्स को फोर खा गया। प्रोवाइडिंग आपका एक्स्ट्रा एक्शन है ही किसका, प्रोविजंस का। फिर भी अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो फिर प्रोविजन फ्री रह जाएगा ना, उसको भी तो कुछ देना है। तो यहाँ पे अपने बात करें, बिल है जो आपका, उसको इन खा गया, प्रोविजंस यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। अगर आप प्रोवाइडिंग या एम्पावरिंग को अगर जेरेंड बनाकर सब्जेक्ट बनाते हो तो आपका प्रोविजन कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर किसी के माइंड में ऐसे आए कि सर एम्पावरिंग जेरेंड हो जाए या प्रोवाइडिंग जेरेंड हो जाए, वो भी तो हैव का सब्जेक्ट, मतलब प्रोवाइडिंग और एम्पावरिंग दोनों सब्जेक्ट बन जाए तो हैव का सब्जेक्ट बन सकते हैं ना सर, क्योंकि प्लूरल हो जाएंगे दोनों मिलकर, तो हैव का सब्जेक्ट, हाँ तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत, बना दो। लेकिन फिर प्रोविजंस को कौन सेटिस्फाई करे, तो उसको सेटिस्फाई करना है ना, इसका मतलब प्रोवाइडिंग और एम्पावरिंग इसका सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोविजंस पहले ही बचा हुआ है, उसको भी तो सेटिस्फाई करना है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा अगर एम्पावरिंग और प्रोवाइडिंग को आप जेरेंड बनाकर बना देते हो। लेकिन एम्पावरिंग और प्रोवाइडिंग आपका वैसे एक्स्ट्रा क्लोज बन के सेटिस्फाई हो सकता है, तो मतलब एलिमेंट तो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए ना। अगर प्रोवाइडिंग और एम्पावरिंग को आप हैव से सेटिस्फाई करते हो तो प्रोविजन रह जाएगा, उसको सेटिस्फाई कहाँ से करोगे। लेकिन प्रोविजन को सेटिस्फाई करते हो तो एम्पावरिंग और प्रोवाइडिंग अपने आप क्लोज बनकर सेटिस्फाई हो जाएंगे। समझ में आया, तो मतलब क्या निकला यहाँ से, डायरेक्ट सेंटेंस आपका क्या, प्रोविजंस हैव अलार्म्ड स्टेट्स, जो प्रावधान है उन्होंने स्टेट्स को अलार्म कर दिया, मतलब सचेत कर दिया। कौन से प्रावधान, जो आपके प्रोवाइड करने वाले, एक तो क्या, अनफेटेड कॉमर्स को, कि जो डेजिग्नेटेड ट्रेड एरिया, जो एएमपीसी ज्यूरिडिक्शन, मतलब उसके न्याय क्षेत्र से जो बाहर आते हैं, उन एरियाज में अगर आप अबाधित आपको कॉमर्स वाणिज्य करना है, व्यापार करना है, उसके लिए प्रोवाइड करते हुए,
और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, ऑर्डर्स वगैरह देने, स्टेट वगैरह को ऑर्डर देने की पावर देते हुए जो प्रोविजंस है, मतलब प्रोविजंस में साथ में तो क्या है कि आप जो आपका लॉ वाला जो एरिया बना उससे बाहर भी आप बिजनेस कर सकते हो फ्री मार्केट की फॉर्म में। एक तो ये है प्रोविजन, ये बात बताता है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, पावर देता है। तो ये जो आपके हैं वो क्या जो प्रोविजंस है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सचेत कर दिया कि भाई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है अपने हाथ में प्रोविजन के थ्रू, तो वो वहां से सचेत हो गए। आगे पढ़ते हैं। ए चैलेंज, एक जो चुनौती है, हैज़ बीन माउंटेड, वो की जा, माउंट की जाए, माउंट का मतलब लगाना, जड़ना, किसी चीज़ पे, कहीं पे लगाना उस चीज़ को, तो वो क्या की जा चुकी है, माउंट की जा चुकी है, लगाई जा चुकी है, या बताई, मतलब एक क्या है, चुनौती उन्होंने दे दी है, सामने रख दी है। माउंटेड बाय राजस्थान, किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा एक चुनौती दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट या उस प्रोविजन को। डिक्लेयरिंग, क्या करते हो, डिक्लेयर, घोषणा करते हुए, सेंट्रल वेयर हाउसेज, जो सेंट्रल आपके गोदाम हैं, वेयर हाउसेज हैं, एज किसकी तरह हैं, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब जो आपके किसी चीज़ की उपलब्धि वाले, मतलब रिसीविंग सेंटर्स की, जो आपके सेंट्रल वेयर हाउस है वो रिसीविंग सेंटर बने हुए हैं अंडर इट्स एपीएमसी एक्ट, अपने एपीएमसी, इट्स का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एपीएमसी एक्ट है उसके अंडर ये क्या है, प्रोक्योरमेंट का मतलब जो स्टोरेज वाले सेंटर बने, मतलब सेंट्रल वेयर हाउस में ही आपकी फसल जाएगी। इस तरीके से घोषणा करते हुए उन्होंने क्या किया, एक चैलेंज माउंट किया है, गवर्नमेंट की तरफ चैलेंज थोपा है उन्होंने। एंड देयर फॉर रिक्वायर्ड, और इस प्रकार रिक्वायर करता है, टू पे ए मार्केट फी टू स्टेट, मार्केट फी किसकी, पे ए मार्केट फी टू स्टेट, स्टेट की तरफ क्या करता है, वो रिक्वायर करता है क्या करने की, एक मार्केट फी। मतलब क्या निकला कि एक फीस स्टेट को भी दी जाए, टैक्स का कुछ पार्ट स्टेट को भी दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी इसका एक पार्ट मिलना चाहिए। ये चैलेंज यहाँ से आया। रिक्वायर्ड V2 है, सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढने चले तो रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपका चैलेंज के बाद से जाएगा कि जो चुनौती राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, ठीक है, वो चुनौती क्या की गई है, वो एक चुनौती क्या की गई है आपकी, माउंट की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो कि सेंट्रल जो वेयर हाउस है वो ही, उन्हीं को सब कुछ बना रखा है उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना, जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, स्टेट लेवल पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इस प्रकार वो जो चैलेंज है वो रिक्वायर करता है, एक मांग रखता है किस चीज़ की, कि पे किया जाए, एक मार्केट फी पे की जाए, स्टेट की तरफ भी पे की जाए। तो 2 यहाँ पहले वाला मॉडल, सेकंड वाला डायरेक्शन बता रहा है, प्रीपोजिशन। मतलब क्या निकला इस पूरी बात का, कि राजस्थान ने कहा है कि एक चुनौती दी है, कि आपके प्रोविज़न को उन्होंने चुनौती दी कि आपके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो फसल वगैरह वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में रहेगी, उसकी खरीदारी वगैरह, जो गोदाम वगैरह में जो अगर आपके मतलब स्टोरेज होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर अधिकार रहेगा। तो इस बात की चुनौती देते हुए उन्होंने ये बोला, ये चुनौती दी। और साथ ही साथ इस प्रकार वो रिक्वायर, उनकी जो चुनौती है वो रिक्वायर करती है कि स्टेट को भी कुछ मार्केट फी पे की जानी चाहिए टैक्स की फॉर्म में। ये बात यहाँ से आई है, समझ में क्लियर है आप लोगों के। आगे चले नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में, अब थोड़ी सी और स्पीड लेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, मिस्टर मोदी हैज़ करेक्टराइज्ड, उन्होंने करेक्टराइज किया है, बताया है। मतलब किसी चीज़ को करेक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, किसी को किरदार देना, मतलब उसको बताना कि ऐसा है। करेक्टराइज्ड, हैज़ का सब्जेक्ट मिस्टर मोदी, बिल्कुल सही है, सिंगुलर है। द आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स जो बहस है उसको क्या बताया है, करेक्टराइज्ड एज किसकी तरह, एज मिसलीडिंग, एक भ्रामक फॉर्म में बताया कि बहकाने वाली बात है। प्रोमिसिंग, प्रोमिस करते हो आप, क्लोज की फॉर्म में लो डायरेक्ट। देखो मैन एक्शन तो आपका होगा नहीं क्योंकि मॉडल नहीं है, एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि उसके बाद में नाउन नहीं है, तो जेरेंड या क्लोज बनता है। तो पहले आप क्लोज को चेक किया करो, उसके बाद में अपने जेरेंड चेक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आई चीज़ कि गवर्नमेंट आपकी है, मिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है, सॉरी मिस्टर मोदी गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को मिसलीडिंग बताया है। क्या करते हुए, प्रोमिस करते हुए दैट कि द एमएसपी सिस्टम विल कंटिन्यू, कि जो एमएसपी जो सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा। उन्होंने ये बात बोली है कि एमएसपी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। प्रोमिस करते हुए आर्ग्यूमेंट्स को मिसलीडिंग बताया है। तो प्रोमिसिंग तो आईएनजी क्लोज हो गया सर, समझ में आ गया, लेकिन मिसलीडिंग क्या है मेरे समझ में नहीं आया, तो ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। तो प्रोमिसिंग मैंने आपको बता दिया आईएनजी क्लोज है, अब आप मुझे बता दो कि मिसलीडिंग क्या है। तो मिसलीडिंग को चेक करने चलते हैं कि मोदी ने क्या किया, करेक्टराइज किया आर्गुमेंट को एक मिसलीडिंग की तरह, कि आर्गुमेंट कैसे हैं, मिसलीडिंग है। आर्गुमेंट्स कैसे हैं, मिसलीडिंग है। कोई चीज़ कैसी है,
क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव, तो मिसलीडिंग यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव है किसका, आर्ग्यूमेंट्स का। क्लियर है, समझ में आगे पढ़ते हैं। दिस इज वेलकम, ये एक वेलकम है, स्वागत है, बट लेकिन द न्यू डिस्पेंसेशन कैन नॉट ब्रिंग चीयर, जो नया डिस्पेंसन है मतलब अपने डिस्पेंसेशन है मतलब जो आपका एक नया नियम है, जो चीज़ आई है, कैन नॉट ब्रिंग चीयर, वो क्या नहीं कर सकता, चीयर नहीं ला सकता मतलब खुशी नहीं ला सकता, टू स्मॉल फार्मर्स, किसकी तरफ, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी तरफ खुशी नहीं ला सकता, हर्षोल्लास नहीं लेकर आ सकता। हु, जो फार्मर्स के ऑब्वियसली बात है, फार्मर्स के लिए यूज हुआ है हु फॉर्म द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी को फॉर्म करते हैं, मतलब स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा इंडिया के अंदर मेजोरिटी को फॉर्म करते हैं, एंड हुज एक्सेस, और जिनका जो एक्सेस है, पहुंच है, ठीक है, एक्सेस लेवल्स मतलब किसी चीज़ को एक्सेस करने का जो लेवल है, यूज करने का जो लेवल्स हैं, टू मार्केट्स, किसकी तरफ, मार्केट्स की तरफ, अंडर द एपीएमसी सिस्टम, एपीएमसी सिस्टम के अंडर, आर, वो क्या है, आर एट द रेट ऑफ वन, वो वन रेट ऑफ दर पे है, किसकी, एक की दर पे, मतलब एक की दर, फॉर एन एरिया, एक एरिया के लिए, ऑफ 434.48 स्क्वायर किलोमीटर ऑन एवरेज। औसत की फॉर्म में बात करें, औसत पर बात करें तो क्या है, एक ये है कि इसमें वो रेट क्या एक है, कितने एरिया पे, 434.48 स्क्वायर किलोमीटर पे, मतलब 434.48 स्क्वायर किलोमीटर पे एक ही मार्केट है, कौन सा, एपीएमसी सिस्टम वाला, जहाँ पे एमएसपी वगैरह चलेगी। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो आर का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चलें तो आपको मिल जाएगा हुज एक्सेस लेवल्स, समझ में आया। हुज किसके लिए यूज हुआ है, फार्मर्स के लिए यूज हुआ है, हु भी फार्मर के लिए, तो फॉर्म डू फॉर्म का सब्जेक्ट हु हो गया। मतलब क्या मिला, ये वेलकम है, और जो नया डिस्पेंसेशन है मतलब जो नियम है, अधिनियम वगैरह जो कुछ भी आया है नए वाला, वो क्या नहीं ला सकता, वो छोटे किसानों के लिए खुशी नहीं ला सकता, जो क्या है मेजोरिटी में, और जिनका एक्सेस लेवल जो है वो क्या है, एवरेज की फॉर्म में बात करें तो वो क्या है, 434.48 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए एक ही है, मतलब इतने एक किलोमीटर एरिया पे एक ही मार्केट अवेलेबल है। वेल बिलो, अच्छी तरह से कम है, बिलो कम है, द रिकमेंडेशन, जो सुझाव दिया गया रिकमेंडेशन है, ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्म, एनसीएफ के जो सुझाव हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है, एट वन मार्केट फॉर 80 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब क्या निकला कि वन जो आपका मार्केट फॉर 80 स्क्वायर किलोमीटर्स पे इसने बात की है, वो रिकमेंडेशन है, ये इसने बताया है कि रिकमेंडेशन है एनसीएफ का क्या, कि 80 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक मार्केट होना चाहिए, उससे क्या है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, मतलब होना क्या चाहिए रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, 80 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पे एक मार्केट होना चाहिए एपीएमसी सिस्टम वाला, लेकिन रियल में क्या है 434.48 स्क्वायर किलोमीटर पे एक ही मार्केट है। समझ में आई चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने लगभग बात करें तो कितना ज़्यादा हो जाएगा आपका, मतलब अपने बात करें 5 गुना बोल सकते हो, ठीक है, 5 से 6 गुना के बीच में, 5 से 6 गुना के बीच में, 5.5 गुना बोल सकते हो आप, 5.5 गुना कम है। मतलब समझ में आया ना, कि जहाँ पे 80 किलोमीटर पे एक होना चाहिए, मतलब क्या होने, कम से कम 5 होने चाहिए, कम से कम 434 पे 5 होने चाहिए, वहाँ पे सिर्फ एक ही मार्केट है, मतलब रेट बहुत ज़्यादा कम है। ये बात इसने यहाँ पे बोली, क्लियर है। मतलब सारे सेंटेंस बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं, वर्किंग भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। आगे बात करें, देयर इज एविडेंस, एक एविडेंस एक सबूत है, ऑल्सो भी एक सबूत भी है, देयर इज एविडेंस ऑल्सो, वहाँ सबूत भी है, ठीक है। क्या सबूत है, दैट की तरह पढ़ेंगे फर्स्ट वर्किंग, उसके बाद नहीं होगा, जो और वह देख लेंगे कि मर लिबरलाइजेशन, मर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब जो उदारीकरण है, जो छूट वगैरह है, मर का मतलब मात्र, केवल, डज नॉट लीड, वो लीड नहीं करता, टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, किसकी तरफ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ, इन न्यू मार्केट्स, किसकी तरफ है, जो नए मार्केट्स हैं उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मर, केवल जो लिबरलाइजेशन हो गया वो लीड नहीं करता। मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए केवल अगर आप लिबरलाइजेशन में छूट दे दो कि आप कैसे भी चीज़ें बेचो, वो केवल प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर लीड नहीं करता, इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकता। ये बात इसने यहाँ पे बोली है, उसके लिए आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ऐसी बात इसने बोली है, क्लियर है।
समझ में आप लोगों के। तो ये जो आपका एडिटोरियल था वो क्या था, एग्रीकल्चर रिलेटेड था कि चल क्या रहा है, अभी जो नई पॉलिसीज़ वगैरह आ रही है फार्मर्स के लिए, अभी आंदोलन भी हो रही है उसके लिए, उसके अपोज में आंदोलन भी हो रहे हैं, जो अभी आपको पता है हरियाणा वाला बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जो अब क्या है, नेक्स्ट टारगेट जो गवर्नमेंट का है वो क्या है, एग्रीकल्चर टारगेट चल रहा है। तो वो वाली बात इसने यहाँ पे बताई है, पूरी की पूरी इसने क्लियर की है। समझ में आप लोगों के। तो वर्किंग बहुत अच्छी थी, सेंटेंसेस बड़े बड़े सेंटेंसेस थे, देखो आप ध्यान से देखना एक बार, जितने भी अपने स्लाइड्स की अगर अपने बात करें सब में आपके क्या थे, बड़े बड़े सेंटेंसेस ही थे। अब ये देखो यहाँ दिस इज वेलकम से लेकर आपका सेंटेंस कहाँ तक चला गया, यहाँ तक आ गया 80 स्क्वायर किलोमीटर तक, मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे हैंडल करना होता है, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे सिखाई है। तो रिवाइज करना है इसको, बार बार देखना कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे हैंडल करना होता है। मतलब क्वेश्चन पूछते जाओ आप, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाओ, साथ में क्वेश्चन पूछते जाओ, तो आपको क्लियर हो जाए कि ये बोलना क्या चाहता है। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर आप लोगों को समझ में आया, समझ में आए क्लियर ना आपकी चीज़ें। तो अब अपने पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। IPS PO आप IBPS PO जो आपका है वो इजीली क्रैक कर सकते हो। IBPS क्लर्क भी आ चुका है, मैक्सिमम RRB का दौर चल रहा है। तो RRB के दौर में इंग्लिश पे लोग कम ध्यान देते हैं, तो IBPS PO और IBPS क्लर्क आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और SBI क्लर्क मेंस भी होने के अपने चांसेस हैं, आपको पता ही है। तो आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, ग्रामीण बैंक के बजाय आप कमर्शियल बैंक में ले जाओगे, आपको पता है, क्योंकि ग्रामीण बैंक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं कमर्शियल बैंक, और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा, इंसेंटिव वगैरह भी बहुत ज़्यादा, आपके प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी कमर्शियल बैंक में सबसे ज़्यादा होते हैं, प्रोग्रेस के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। आप इजीली है ना कमर्शियल बैंक के सिलेक्शन ले जाओगे अगर आप रेगुलरिटी रखोगे और ध्यान दोगे हर सब्जेक्ट पे। समझ में आ रही चीज़, इंग्लिश को आपको अब सीरियस लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जो अपनी क्लासेज है उनको रेगुलर ज्वाइन करो। ये तो अपना लाइव प्रीमियर चलता है यूट्यूब पे, आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या रिकॉर्डेड वीडियो होती है, उसके बाद लाइव चैट में मैं अवेलेबल रहता हूँ। लेकिन अनअकैडमी पे अपनी लाइव क्लासेस चलती है, ठीक है। तो यहाँ जो अपने यूट्यूब है यहाँ पे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने पहले ही पॉलिसी बताई थी आपको कैसे चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करेंगे अपने रीडिंग को, मतलब अपने न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह की रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करेंगे। और जो आपके क्वेश्चन पेपर्स और पैटर्न्स वगैरह है उनको अपने कवर अप करेंगे अनअकैडमी पे। तो दोनों के दोनों क्लासेज आपकी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये दोनों क्लासेज आप लगा लो, इतना एनफ आप लोगों के लिए, आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रही है चीज़। तो दोनों की दोनों क्लासेज ज्वाइन करो अनअकैडमी पे। 4 PM पे आपको पता ही है क्या रहती है, अपनी लाइव क्लास रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको लाइव मिलूंगा, तो आप डायरेक्टली मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर। समझ में आ रही चीज़। और यूट्यूब पे अपनी 7 PM पे रेगुलर रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे अपने एडिटोरियल पे फोकस करेंगे, और वहाँ पे अपने मैक्सिमम क्या करेंगे, एडिटोरियल वहाँ पे भी करेंगे एक आध, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस पे, अपने जो अपना पैटर्न्स वगैरह जो है, तो यहाँ से सीखेंगे इंग्लिश की वर्किंग और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और वहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। समझ में आई चीज़ क्लियर आप लोगों के। डाउट तो इसमें भी पूछ सकते हो, लाइव जो चैट चलती है उसके अंदर, ठीक है। और वहाँ पे आप फेस टू फेस डायरेक्ट मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर आप लोगों के। तो इंग्लिश की क्लासेज अब आप रेगुलर रखना, RRB आपका हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने सुना ही होगा, जितने सुंदर मोर के पंख उतने ही कुरूप उसके पैर, किंतु जब वही मोर नृत्य करता है तो सबका ध्यान उसके सुंदर पंखों की ओर ही जाता है, कुरूप पैरों की ओर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोर अपनी कमियों की ओर नहीं, अपनी प्रतिभा, अपने गुणों की ओर देखता है। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। अपनी कमियों और त्रुटियों को पहचानना चाहिए, परंतु अपना ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने गुणों पर भी केंद्रित करना चाहिए। स्मरण रहे, यह संसार आपका आकलन वैसे ही करेगा जैसा आप स्वयं को आंकेंगे। इसलिए पहले अपना मोल लगाइए, अपनी दृष्टि में स्वयं को उठाइए, तभी तो यह संसार आपका सम्मान करेगा और आपके प्रयासों की सराहना करेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।